हेलो फ्रेंड्स, जेई सैंपल पेपर 2 के बाकी सवालों को इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है ए रिंग शेप ट्यूब कंटेन्स टू आइडियल गैसेस। ये रिंग शेप ट्यूब है, जैसे साइकिल का ट्यूब होता है, एंड इसके बीच में दो आइडियल गैसेस है विद इक्वल मासेस। इधर का भी मास स्मॉल m है, इधर का भी मास स्मॉल m है, एंड रिलेटिव मोलर मासेस m1 एंड m2। m1 का वैल्यू दिया हुआ है, m1 and m2 का। द गैसेस आर सेपरेटेड बाय वन फिक्स्ड पार्टीशन। ये है फिक्स्ड पार्टीशन, एंड अनदर मूवेबल स्टॉपर। ये है स्टॉपर S। ये मूवेबल है, ये मूव करेगा, which can move freely without friction inside the ring. What is the value of the angle A as shown in the figure in degrees? इसका वैल्यू क्या होगा ये? तो यहाँ पर दो गैसेस हैं, दो पार्टीशन है। ये तो फिक्स्ड है, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, मतलब वॉल्यूम दोनों साइड का चेंज होगा, कभी ज्यादा कभी कम होगा। जब दोनों तरफ का प्रेशर सेम हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। यदि इधर का प्रेशर ज्यादा होगा और लेफ्ट का प्रेशर कम होगा तो ये लेफ्ट की ओर मूव करेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर स्टॉपर मूव करेगा। यही तो प्रेशर की प्रॉपर्टी है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पार्टिकल मूव करते हैं, जैसे हवा मूव करती है, पानी का जो धारा है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर। तो ये तो एक जगह पर रुक जाने का मतलब है प्रेशर दोनों साइड में सेम हो गया। इधर जो प्रेशर है वही प्रेशर इधर भी हो गया। ठीक है, तो हमें जब ये रुक गया है, नहीं इक्विलिब्रियम में है, तब ये एंगल ए कितना है। तो ये रुकने का मतलब है प्रेशर दोनों साइड में सेम है। इस साइड को हम ए कहते हैं, इस साइड को हम 2 कहते हैं, 1 और 2। तो प्रेशर कितना होता है? ये गैस है, गैस का प्रेशर कहाँ से निकालते हैं? गैस लॉ से। P V इक्वल टू nRT, प्रेशर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर मोलर गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर इन केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो P यहाँ से निकाल लेते हैं। P कितना हो गया? N1 RT by V1, N2 RT by V2। यहाँ पर हमें ज्यूम करते हैं कि दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम है T। तो ये RT और RT कैंसिल हो गया, हमारे पास आया N1 V1 इक्वल टू N2 V2। यहाँ पर N जो है सो अलग है क्योंकि इसका मोलर मासेस अलग है, हालांकि उसका जो रियल मासेस है ग्राम वो सेम है। और ये मोलर मासेस कितना होते हैं, ये मोल्स कितने होते हैं? मोल होते हैं जो भी मास है बाय मोलर मास, 1/V1, इधर M2 इधर M1, और ये 1/V2। मास दोनों तरफ सेम था तो ये फैक्टर आउट हो गया और हमें मिल गया फाइनली M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब V1 और V2 का वैल्यू पता करना है। V1 ये जो ट्यूब है इसमें जो गैसेस हैं यहाँ पर, ये V2 है और ये V1 है। V1 और V2 कितना होगा? ये दोनों प्रोपोर्शनल है इस एंगल A के। यदि ये एंगल 36 डिग्री हो जाए तो पूरा का पूरा वॉल्यूम कवर कर लिया। 360 डिग्री पर ये पूरा का पूरा कवर कर लिया। मान लेते हैं पूरा का वॉल्यूम जो है सो V0 है, होल वॉल्यूम पूरा ट्यूब का। तो 1 डिग्री पर कितना हो जाएगा? V0 by 360, और A डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? A by 360 टाइम्स V0। ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है सो एंगल का प्रोपोर्शनल है, V प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो इस साइड का एंगल कितना है? A है, तो उसके प्रोपोर्शनल हो गया M1 एंगल A और सब कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इधर M2 V2 इधर हो जाएगा क्या? एंगल कितना होता है? 2π माइनस A, सब कांस्टेंट। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, वॉल्यूम जो है V1 जो यहाँ से लिख सकते हो A by 360 टाइम्स V0, और यहाँ पर लिख सकते हो 2π माइनस A by 360 माइनस टाइम्स V0। उसके जगह पर हमने K लिख दिया और तब हमें मिला M1 A इक्वल टू M2 2π माइनस A। और यहाँ से हम जो है सो A निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो A निकल जाता है। A कितना होता है? 2π M2, इधर से उधर हो गया M1 by M2। यही है आपका आंसर।
अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका फाइनल आंसर रेडी है। 2 पाई एंगल को डिग्री में बोला था, राइट, डिग्री में, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री टाइम्स m2 यहाँ 28 है और 31 है, 28 32 एंड 28 360 डिग्री टाइम्स 28 ये हो गया 60 वेट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ये V1 जो है सो लेफ्ट साइड में है और वो एंगल है 2 पाई माइनस a और हमने यहाँ पर ये लिख दिया, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये रिप्लेस हो गया, ये हो गया 2 पाई माइनस a और ये हो गया a। ओके, तो m1 कितना है, m1 और ये एंगल है 2 पाई माइनस a और इधर m2a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं a के लिए और हमें फिर मिल गया 2 पाई m1 बाई m1 प्लस m2। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री टाइम्स m1 मीन्स 32 एंड m2 28 60 डिग्री और ये फाइनली हमें मिल गया 192 डिग्री। ये हमारा आंसर। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 192 डिग्री। तो ये काफी इजी था। एंगल जो है सो वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल है और दोनों तरफ प्रेशर सेम है। जब स्टॉपर रुक जाएगा और प्रेशर को हम गैस इक्वेशन से लिख दिए तो हमें m1 v1 इसमें m2 v2 आया और v1 के जगह पर सम कांस्टेंट टाइम्स ये एंगल है और या यहाँ से निकाल सकते हो जैसे हमने निकाला है कि किस तरह से एंगल पर डिपेंड करता है। 360 डिग्री पर फुल वॉल्यूम है तो ये डिग्री पर उसका फ्रैक्शनल एंगल a बाय 360 टाइम्स वॉल्यूम है, वो यहाँ लिख सकते थे या मैंने के लिख दिया और इसको सिम्प्लीफाई करने पे ये का वैल्यू आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है। लाइट जो है वो जो मूव करता है इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड भी लिखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या एच भी इसको कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन इधर है तो ई और एच, ई क्रॉस बी जो है वो डायरेक्शन देता है हमारा लाइट के स्पीड का, इसको एस्पेक्ट कहते हैं। इस डायरेक्शन में वो लाइट मूव करता है। तो यहाँ पर ई तरफ अपना फिंगर रखिए, चारों राइट हैंड का चारों फिंगर्स ई की तरफ रखिए और उसके बाद में अपना जो चारों फिंगर्स को कर्ल कीजिए बी की तरफ। थंब जो है सो डायरेक्शन दिखाएगा लाइट के प्रोपेगेशन का, ये 90 डिग्री है, मतलब इस तरह से हमें कर्ल करना है। तो ये इधर जा रहा है, यदि ये आई है, ये जे है, एक्स वाई, तो ये के डायरेक्शन दिखाएगा, ऐसे आई जे, आई क्रॉस जे के, ये हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये दोनों अटैच्ड है ऑल द टाइम लाइक फ्रेम में, तो केवल ई को हम कंसिडर करें। क्या ई हमेशा ऑल द टाइम इसी डायरेक्शन में रहेगा? नहीं, अभी इधर है, नेक्स्ट टाइम में जो है कहीं पर लाइट थोड़ा देर के बाद में ई जो है सो इस डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ दूसरे टाइम में इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रैंडमली ई जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। मैंने उसका पोलराइजेशन नहीं है, पोलराइजेशन का मतलब प्रॉपर्टी एक तरफ हो जाना है। जैसे कि यदि ई जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करे, हमेशा इधर ही मूव करे, तो पोलराइज्ड हो गया इस डायरेक्शन में, इसका पोलराइजेशन किया। पोलराइजेशन मतलब कि ग्रुप बना देना, ये इसने ग्रुप बना ले, मैं इधर ही रहूंगा, मैं और किधर भी नहीं जाऊंगा, तब जो है सो वो पोलराइज्ड हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये अनपोलराइज्ड लाइट है। सनलाइट जो आता है सन से वो अनपोलराइज्ड लाइट होता है। बल्ब का जो लाइट है, ट्यूबलाइट जो है, वो सारे अनपोलराइज्ड लाइट है। ओके, और पोलराइज करने के लिए इसे एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इधर
या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक इस प्लेन में मूव करे लेकिन इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करे, पहले यहाँ पर फिर उसके बाद इधर ऐसे ऐसे करके जाएगा। अभी क्या है, अभी इधर है तो कभी इधर होगा, कभी इधर, डायरेक्शन भी पता नहीं है, लेकिन तब डायरेक्शन फिक्स हो गया, इधर से ऐसे धीरे धीरे टाइम के साथ जाएगा ऐसे सर्किल में या फिर एलिप्स में। यदि सर्किल में जाएगा तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हुआ, एलिप्स में जाएगा तो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट हुआ। और यदि एक ही प्लेन में मूव करते रहे ऐसे इसी डायरेक्शन में तो जो है सो इसको कहते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो ये डिफरेंट पोलराइजेशन है। अब यहाँ पर है एक पोलराइजर दिया हुआ है, पोलराइजर क्या करेगा, इसको पोलराइज्ड करेगा। तो इधर से लाइट आया, यहाँ पर एक पोलराइजर दे दिया, ये ग्लास प्लेट है, पोलराइजर दिया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको ये पोलराइज कर देगा। मतलब अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन मूव करेगा। फॉर सिंप्लिसिटी हम ये मान लेते हैं कि ये जो है सो एक लाइन में पोलराइज्ड है, लीनियरली पोलराइज्ड। अब मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्रॉस करने दे रहा है, बाकी डायरेक्शन में वो नहीं रह सकता। तो ऑल द टाइम इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। और उसके बाद एक एनालाइजर लेते हैं, वो चेक करता है कि क्या हो रहा है, और एक पोजीशन में इधर से गया तो लाइट निकल कर आया और उसका इंटेंसिटी है एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, आई नॉट कहीं लिखा हुआ वो 100 ल्यूमेन लिखा हुआ। पोलराइजर एक्सपेरिमेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज मेजर्ड टू एज 100 ल्यूमेन्स, ये 100 ल्यूमेन्स हो गया। नाउ इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड, इसको आप रोटेट करते हैं अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप सोच लीजिए आपकी तरफ से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, बाय एंगल 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से। अब ये जो ऐसे ना रह के ये एंगल 30 डिग्री बन गया। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट विल बी, यहाँ पर जो लाइट आएगा अब तो वो 100 ल्यूमेन नहीं आएगा ना, यदि ये अनपोलराइज लाइट होता तब 100 ल्यूमेन आता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन में आप रखो इसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑल द टाइम हमेशा हर जगह है, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो है इसको पोलराइज कर दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हर डायरेक्शन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में रहेगा पूरा लाइट आ रहा है। थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आप उतना लाइट नहीं आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक पार्ट आएगा। आप याद कीजिए वेक्टर, यहाँ पर ये वेक्टर है, इसको हम इस एंगल में यदि इसका कंपोनेंट चाहें तो ये कितना होता है, ई कॉस थीटा, राइट। तो इधर इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कहें वो आएगा ई कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी क्या आएगा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना आया, ए नॉट कॉस थीटा, राइट, प्रोपोर्शनल, मतलब कि कांस्टेंट यहाँ पर। अब हम इसको कह सकते हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट, शुरू में जो आया था सो कितना था, प्रोपोर्शनल आई ए नॉट का था ना, ए नॉट पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड था। सेकंड केस में केस 1 जब इसको एंगल से घुमा दिए थीटा डिग्री पर तो ये आ गया, और ये है ए नॉट कॉस थीटा, तो ये हो गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों से। तो ये फार्मूला के रूप में भी यूज करते हैं यदि ये पोलराइज लाइट है और एनालाइजर को हम किसी एंगल से रोटेट करते हैं तो हमें जो इंटेंसिटी मिलेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। आई नॉट होने के शुरू में जब इसका रोटेशन नहीं था, 0 डिग्री था, तो वह 100 ल्यूमेन, अब कॉस थीटा ये 30 डिग्री से रोटेट किया है तो कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, ये कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 2/4 स्क्वायर कर दिए, और ये फाइनली हमें मिल गया 75 ल्यूमेन, 75 ल्यूमेन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, यहाँ पर 6 एम्पियर इंटर्स वन कॉर्नर पी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR है, ये P है, इस कॉर्नर में इंटर किया, ये PQR है, हैविंग 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम ईच, 2 ओम है, एंड लीव्स बाय द कॉर्नर R, इधर से निकल गया, इधर से इंटर किया, इधर से निकल गया। देखिए करंट्स I1 इन एम्पियर इज, I1 करंट कितना है, ये बहुत ही आसान है, आप हम इसको जस्ट रीड्रॉ करते हैं। देखिए ये पॉइंट्स है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, इधर से करंट निकल गया, इधर से करंट आया है 6 एम्पियर का, सारे रेजिस्टेंसेस 2 ओम है, ये पॉइंट
यहाँ से देख लेते हैं 6 एम्पियर आया, 2 ओम से होके गया, ये पी पॉइंट आया, यहाँ पर बाइफरकेट किया, एक डायरेक्शन में पी से आर सीधे पहुंच गया, पी से आर सीधे पहुंच गया 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ, इसमें करंट जो है सो I2 है, और दूसरा I1 करंट है दूसरा तरफ से, दूसरा ब्रांच से, और इसमें 2 ओम के बाद Q आया, 2 ओम के बाद Q आया, और Q के बाद R में चला गया, और इधर से करंट निकल गया 2 ओम। ये 6 एम्पियर आ रहा करंट, तो यहाँ से भी 6 एम्पियर ही निकलेगा, राइट। अब आप पूछ रहा है कि इसमें I1 करंट कितना होगा, तो ये I1 करंट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सीधे कहते हैं इसमें करंट में पूछ रहा है, ये पैरेलल में है, तो जो दूसरा ब्रांच है उसमें कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, वो 2 ओम प्लस इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है जिसमें करंट पूछा जा रहा है इतना, और जो करंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 6 एम्पियर है तो यहाँ भी 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर, इतना करंट इसमें फ्लो करेगा। ये बिल्कुल याद कीजिए कि हमने बताया था, आपको पता है, ये वोल्टेज है, इसमें कुछ कोई करंट I आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, यदि इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, तो I1 कितना होगा, I1 निकालना है तो R2 बाय R1 प्लस R2 आंसर, और I2 निकालना है, ये I2 तो R1 लेंगे, वही यहाँ पर मैंने किया, और ये बहुत इजीली आ गया 12/6 एम्पियर मीन्स 2 एम्पियर, I1 जो है सो 2 एम्पियर हो गया, इसमें 2 एम्पियर जा रहा है और इसमें 4 एम्पियर जा रहा है। ये सेंस भी ये बनाता है क्योंकि देखिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें कम करंट जाएगा, केवल 2 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 एम्पियर है, और 6 एम्पियर इक्वल टू ये दोनों मिलकर होना ही होना है, अदरवाइज यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट करेगा जो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ओके, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए फिक्स्ड डायपोल मोमेंट P। मान लीजिए हमारा डायपोल है, इसको P से डिनोट किया, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। When subjected to an electric field E equal to E prime E times I, मतलब एक्स एक्सिस में इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड है E और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, कितना टॉर्क उसको मिलता है, ये T1 है, T1 टॉर्क जो उससे मिलता है उसको कहता है टाउ, यहाँ पर ये केस 1 है। केस 2 यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ये अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारा P वेक्टर है। अब जो है सो फील्ड यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 EJ। अब यहाँ पर जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ये है डायरेक्शन E स्क्वायर रूट 3J, इस डायरेक्शन में। तो जो टॉर्क मिलता है उसको T2 कहता है, और वो कितना है, T2 जो है सो माइनस T1 के बराबर है, माइनस T1, और T1 कितना है, T1 है टाउ के, तो यहाँ हो गया माइनस टाउ के, ये है डायरेक्शन, ये गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, थीटा कितना होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, T1 हम अपने तरीके से निकालते हैं, T2 अपने तरीके से निकालते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें एंगल मिल जाना चाहिए। T1 क्या होता है, ये टॉर्क है, टॉर्क को हम टाउ से ऐसे डिनोट करते हैं, अब फोर्स की वजह से टॉर्क है होता है तो R क्रॉस है, या फिर ऐसे कर सकते हो RF साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पर हम राइट हैंड कर्ल रूल से देंगे डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन है इसका, जो R और F दोनों पर परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन जानने के लिए अगेन R पर जो है सो आप अपना फिंगर ले जाइए, R के डायरेक्शन में राइट हैंड का चारों फिंगर्स ले जाइए, और उसके बाद चारों फिंगर्स को कर्ल कीजिए F के डायरेक्शन में, थंब जो है वो डायरेक्शन देगा इस टॉर्क का। तो यहाँ पर टॉर्क कितना है ना,
ये जो टाउ के हैं आया है उसमें कहा है वो हम यदि निकालते हैं टॉर्क, हम निकालते हैं टॉर्क और वो हमारा होता है यहाँ तो फोर्स नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उसके लिए ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट टाइम्स फील्ड। यदि मैग्नेटिक रहता तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और वहां पर जो फील्ड होता है P, यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे P, तो P E उसके बीच का एंगल थीटा है, उसने कहा ये इधर है, देखिए ये जो है सो किधर है एक्स एक्सिस में और P इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल थीटा है डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो है सो P तरफ अपना फिंगर को रखिए और x की तरफ कर्ल कीजिए, तो हमारा जो थंब है वो सीधे नीचे दिखा रहा है, नीचे मतलब k एक्सिस, ये देखिए प्लेन में है, हम प्लेन में बात कर रहे हैं, कागज के प्लेन की तरफ अपना हाथ किए थे ना x y, और फील्ड भी सभी किस प्लेन में है, पेपर का प्लेन में है। और अब पेपर का प्लेन में अपना चारों फिंगर्स को ले जाते हैं और उसको कर्ल करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स वाई पेपर के प्लेन में है, तो थंब जो है सो सीधे लगता है कि पेपर को फाड़ के अंदर घुस जाएगा, मतलब वो माइनस के हुआ। यहाँ पर एक्स वाई जे कहते हैं, राइट तरफ एक्स है, ये वाई है, आपका 90 डिग्री घूमता है, आपके सामने तरफ जो लाइन जा रहा है वो वाई है, और इस पर जो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जा रहा है इस प्लेन पर, एक पेन को खड़ा कर दीजिए, ये डायरेक्शन के का है, और पेन को फाड़ के अंदर घुसा दीजिए, वो डायरेक्शन माइनस के का है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आया माइनस के आया ना, क्योंकि हम पहले पी की तरफ फिंगर किए, उसको कर्ल किए एक्स की तरफ, हमारा थंब जो है सो लगता है पेपर फाड़ के अंदर घुसेगा, तो ये माइनस के आया हमारा डायरेक्शन। ओके, अब उसने कहा कि ये टाउ के है, टाउ के है, तो टाउ का वैल्यू हमें पता हो गया माइनस पी ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से हम थीटा नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता पी है कितना सो, तो सेकंड केस में ऐसे अननोन आएगा। सेकंड केस में फिर हम अपना हिसाब से टॉर्क निकालते हैं, उसने टॉर्क दिया है पी क्रॉस ई है ना, पी ई साइन, ये देखिए एंगल थीटा पहले से बोला हुआ है। अब ए वाई है, यहाँ पर जो है सो पी और ई, पी का डायरेक्शन तो इधर है, ई का डायरेक्शन अब वाई एक्सिस की तरफ है, तो फिर हम अपना फिंगर को पी को रखते हैं, चारों फिंगर्स को पी के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में हम उसे कर्ल करते हैं। अब कि मेरा थंब जो है सो पेपर के ऊपर से जा रहा है, मतलब के डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो डायरेक्शन प्लस के, और पी और साइन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, वही लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ गया पीई कॉस थीटा ये। और उसने कहा कि ये जो टाउ है वो इसके बाद इक्वल टू है माइनस टाउ के, तो यहां से हमें फिर टाउ आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, दो जगह से टाउ आ गया, एक पहला केस में टाउ आ गया और एक दूसरा केस में टाउ आ गया, दोनों को हम इक्वेट करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 पीई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये ई का वैल्यू कितना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, ये देखिए स्क्वायर रूट 3 है, और वो मैं भूल गया, तो पीई वहां पर था साइन थीटा, यहाँ पर है पीई कॉस थीटा टाइम्स स्क्वायर रूट 3, माइनस दोनों जगह है उसको इसलिए ओमिट कर दिया, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा आया स्क्वायर रूट 3, मतलब थीटा 60 डिग्री, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम the electron moves in an orbit of radius 0.5 angstrom, making 10 to the power 16 revolutions per second. The magnetic moment associated with the orbital motion of the electron is how much? तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सर्किल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का जो थ्योरी है उसके अनुसार बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और इसमें रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस को हम यदि ए नॉट बोलते हैं, ए नॉट से हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिखाया जाता है 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 0.5 टाइम्स 10 की पावर -10, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 10 की पावर -11 मीटर। और रेवोल्यूशन इसका कितना है, न्यू रेवोल्यूशन
फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना बार रिवॉल्व करता है इसके चारों तरफ, काफी ज्यादा है, 10⁻16 रेवोल्यूशन। उसको हर्ट्ज भी कहते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। ओके, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है 1/t। पूछा क्या है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको न्यू से इंडिकेट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो करंट की वजह से होता है वो कितना होता है, वो होता है IA। यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए सिंपली ये IA करते हैं। I करंट है, जो करंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। करंट किसे कहते हैं, चार्ज फ्लो पर सेकंड जो है करंट है। 1 सेकंड में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस फ्लो कर रहा है उसी को करंट कहते हैं। यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है, कई बार फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 10⁻16 बार फ्लो कर रहा है। तो वो करंट कितना हो गया, 1 सेकंड में कितना बार कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। पहले तो ये 10⁻16 टाइम्स कर रहा है, और एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका जो चार्ज है E इतना फ्लो कर रहा है। और एरिया πA0² एरिया। तो ये करंट इसका हो गया, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, वही करंट है। तो 1 सेकंड में 10⁻16 रेवोल्यूशन लगाया, और हर एक रेवोल्यूशन में जो चार्ज फ्लो किया है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E। या फिर आपको ऐसे भी इसको बना सकते थे, आप फॉर्मूला से E=Q/T, राइट। अभी चार्ज कितना फ्लो किया E, और इसमें एक बार में कितना चार्ज फ्लो किया E, और एक बार में इसको कितना टाइम लगा फ्लो करने में T। ये 1/T को हम क्या कहते हैं, E। 1/T जो है फ्रीक्वेंसी है, E, और वो जो है 10⁻16 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबका वैल्यू रखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻16। ये कितना है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और पाई रहने देते हैं। ये नोट कितना है 5 टाइम्स 10⁻−11 मीटर स्क्वायर आया था, इसका स्क्वायर करना। ये पाई 1.6 पाई टाइम्स 5 टाइम्स 5 25, और ये कितना हुआ 10⁻22, और ये यहाँ पर 3 आ गया 25, 25। हम ऐसा करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 कट गया, ये 0.4 आ गया, 0.4 टाइम पाई, और ये कितना हो गया 10⁻−23, 10⁻25 टाइम 10/2 10⁻23। अब इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू पाई हो गया 3.14 टाइम्स 10⁻−23, ये कितना हो गया 4×12 4×56 3 1.25। यही साइंटिफिक वे है लिखने का एम्पीयर मीटर स्क्वायर, कि एक डिजिट लिखते हैं, उसके बाद डेसिमल देते हैं, और उसके बाद जो भी डिजिट्स लिखते हैं वो लिखते हैं, लेकिन ये जो 1 डिजिट होना चाहिए। सो नंबर 0 1 और 9 के बीच में होना चाहिए, 10 के बीच में होना चाहिए। ये हमारा आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, यही आपका आंसर। तो ये काफी आसान है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको जानना होगा कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता है IA। ये एक क्लोज लूप होना चाहिए, ये एरिया है उस क्लोज लूप का। यहाँ पर सर्किल है, कभी स्क्वायर हो सकता है या कोई और दूसरा शेप हो सकता है। और करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। यहाँ पर बता दिया कि इसका 10⁻16 रेवोल्यूशन है पर सेकेंड। 1 सेकंड में 10⁻16 बार इसको चक्कर लगाता है, और हर एक बार में वो E चार्ज जो है वो क्रॉस करता है। तो टोटल चार्ज हो गया 10⁻60 टाइम्स E इन 1 सेकेंड, वही करंट है। और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नोट का वैल्यू वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में, हमने मीटर में निकाल लिया और सब्स्टिट्यूट करके फाइनली हमें इसका वैल्यू पता चला 1.2 टाइम्स 10⁻23 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, बहुत कम है। ये नंबर देखिए कितना छोटा है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a series LR circuit, XL is equal to R, and power factor of the circuit is P1. When capacitor with capacitance C such that XL is equal to XC is put in series, the power factor becomes P2. What is the value of P1 and P2?
यहाँ पर एक्सएल, एक्ससी, ये सारे चीजें आता है अल्टरनेटिंग करंट में। एक्सएल का मतलब हुआ ओमेगा एल और एक्ससी का मतलब हुआ 1/ओमेगा सी। अब ओमेगा क्या है, यहाँ पर वैल्यू, ये वोल्टेज है, वो हो गया V0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज जो है, एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वही ओमेगा है। तो यहाँ पर दो केसेस है। फर्स्ट केस में एक्सएल जो है सो आर है, सो केस 1, ये रहा एल और ये रहा रेजिस्टेंस। एल में भी रेजिस्टेंस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस दिखाना ही पड़ेगा यदि उसने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है कि रेजिस्टेंस है। और ये रहा आपका वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है। ये कितना है एक्सएल और ये कितना है आर। एक्सएल का बोला उसने कि आर है, ये केस नंबर 1 है। तो उसने कहा पावर फैक्टर, इस एलसीआर सर्किट का एक पावर फैक्टर होता है। वो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है, थोड़ा देर के लिए हम बात करते हैं डीसी का। एक रेजिस्टेंस चल रहा है, करंट बैटरी लगा हुआ है, इसमें करंट दौड़ रहा है, इसका आर वैल्यू है। इसमें जो पावर है वो कितना है? आप कहोगे पावर जो है सो आई स्क्वायर आर है। इसको हम याद रखते हैं, वाटेज पावर का जो है इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर, ऐसे याद रखते हैं, वाटेज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो ये वाला, इसमें जो पावर आता है वो कितना आता है? इसमें जो पावर है कौन सा भी दे, भी आई, ये भी दें या भी नॉट दें, ये भी तो हर समय चेंज कर रहा है। और यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो एवरेज ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें आरएमएस वैल्यू लेना पड़ेगा। और यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा इतना, बिल्कुल इसकी तरह वोल्टेज को जस्ट आरएमएस वैल्यू लेना है, एम्पियर करंट आरएमएस, और कॉस फाई, ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, कॉस फाई, क्योंकि एक्चुअल पावर को हर समय चेंज करेगा ना, क्योंकि वोल्टेज चेंज कर रहा है, करंट भी चेंज कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आया इसी को कहते हैं पावर फैक्टर। यही है पावर फैक्टर, जो एक्स्ट्रा टर्म आया व्हेन वी कंपेयर विथ डीसी वोल्टेज, डीसी पावर, तो इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। यार ये फाई है क्या? ये फाई ये है कि एलसीआर सर्किट में इसमें जो करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, वो करंट और ये वोल्टेज का करंट जो है दोनों फेज में रहता है। मतलब यदि प्लॉट करें आई वर्सेस आर और भी वर्सेस आर, दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा, ऐसे है, एकदम इसके ऊपर पड़ जाएगा, आई हो और भी हो, यदि रेजिस्टेंस है तो। लेकिन यदि ये इंडक्टेंस है तो ये आगे बढ़ जाता है, इंडक्टेंस जो है नहीं, इंडक्टेंस पीछे रह जाता है, यहाँ से शुरू होगा 90 डिग्री पीछे रह जाता है, जिस तरह से कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस आगे बढ़ जाता है इस तरह से। तो कहते हैं कि ये जो इंडक्टेंस है वो लैग करता है, पीछे रह जाता है, उसका करंट जो है सो उसका फेज इस वोल्टेज के फेज से पीछे रहता है, और कैपेसिटेंस में आगे रहता है। तो उस हिसाब से हम इसको यदि देखें, वोल्टेज इधर कर देते हैं रेजिस्टेंस, और इधर जो है ये 1/c, और ये तीनों का वेक्टर, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, माइनस वाई एक्सिस में है, ये तीनों का यदि हम वेक्टर प्रोडक्ट करें, वेक्टर एडिशन करें, तो ये जेड आएगा, ये आर है, ये जेड आएगा, और ये जेड जो है आर के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं फाई एंगल। तो कॉस फाई कितना आया, यहाँ से कॉस फाई आया आर बाय जेड, और ये जेड क्या है, ये रिजल्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर एक्सी भी है, एक्सएल भी है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सी ऊपर में है, एक्सएल नीचे है, तो इसका डिफरेंस हुआ आर बाय, तो ये हो गया हमारा एक्सी माइनस एक्सएल, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। यही कॉस फाई है, यही पावर फैक्टर है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर दो केस बताया। फर्स्ट केस में जो है सो केवल ये है पावर फैक्टर कितना है, यह है P1 है। सेकंड केस में उसने कहा कि मैंने ये भी ऐड कर दिया एक्सल और पावर फैक्टर दिखाया है। तो ठीक है, फर्स्ट केस में जो है सो हम पावर फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो है वो है कॉस फाई, और कॉस फाई है आर बाय जेड, और जेड यहाँ पर क्या है
यहाँ पर केवल दो चीजें हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर केवल एक्स ही है नहीं तो एक्सएल स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये आर जो है, एक्सएल जो है सो आर के इक्वल है, एक्सएल जो है सो आर के इक्वल है। तो ये आ गया 1/√2। ठीक है, केस 2, ये तो था ही, रेजिस्टेंस भी था, उसने एक कैपेसिटर लगा दिया। और उसने कहा कि ये एक्सएल है जो कि आर के इक्वल टू है, ये आर है। बोला मैंने एक्सएल एक कैपेसिटर ऐसा लगाया कि इसका जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर है। रिएक्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस कर सकते हो कि ये भी एक रेजिस्टेंस लगाता है, इंडक्टर हो ये। ओके, तो ऐसा है। अब हमारे पास जो पावर फैक्टर है उसने कहा 2 है, पावर फैक्टर मीन्स cos फाई। अब cos फाई क्या है, ये जेड आर, यहाँ पर ये आर है, ये रिजल्टेंट है, इधर है सो 1/ωc माइनस ωL, मतलब XC माइनस XL, 1/ωc इक्वल टू XC है, ωL इक्वल टू XL है। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू निकालते हैं, R बाय जेड कितना हो गया, अब तीनों है यहाँ पर ना, XL ये तीनों है, तो जो यहाँ पर निकाले थे कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सी माइनस एक्सएल क्योंकि अब पावर 2 है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों सेम है, एक्सी इक्वल टू एक्सएल है, ये दोनों ही सेम है तो ये 0 हो गया और ये हमें मिल गया 1, तो P2 हमें मिल गया 1 और P1 है जो है सो 1/√2 है। ये दोनों का रेशियो पूछा, P1/P2, P2 1 है और ये है 1/√2, मतलब फाइनली 1/√2। इसको हम देख सकते हैं √2/2 और इसका वैल्यू यदि हम रखते हैं, यदि हमें चाहिए 0.707, ये आंसर हो गया। इंटीजर में चाहिए तो फ्रैक्शन नंबर में चाहिए, डेसिमल नंबर में चाहिए, तो इसका रेशियो जो आया यहाँ पर ये हो गया 0.707। मैंने क्वेश्चन ऐसा तैयार किया है कि यहाँ पे इंटीजर आना जरूरी नहीं है। यूजुअली क्वेश्चन में तैयार जेई में क्वेश्चन इस तरह से तैयार करता है कि जो सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 21 to 30, जिसमें से 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन का आंसर करने हैं, वहाँ पर आपको इंटीजर में आंसर देना होता है, क्योंकि इंटीजर को कंप्यूटर जो है सो काफ़ी आसानी से चेक कर लेता है। हालांकि AI आने के बाद में वो सारा कुछ चेक कर लेगा, लेकिन फिर भी अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी कुछ दिनों तक इंटीजर ही चलेगा। एनीवे, ये था क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से और पावर फैक्टर की बात किया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी। यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज 10⁻9 kg/m²। ऑर्डर का है मतलब यहाँ कुछ है, यहाँ जो है सो हो सकता है 1 हो, 1 × 10⁻n है, या 2 है, या कुछ भी हो सकता है, 9 तक हो सकता है, 9.99 तक हो सकता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर जो है 10⁻9 है, इसको कहते हैं ऑर्डर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा नंबर ये आएगा कि ये जो है सो कोई ज़्यादा काम का नहीं है, तो हम लोग जस्ट ऑर्डर को ही याद रखते हैं और यही जो है सो बहुत कुछ बताया जाता है जो बताना होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए 10⁻20 है, ये एक टाइम हो या 2 टाइम हो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, मास, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ यूरेनियम। ये डेंसिटी जो है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास, इस यूरेनियम न्यूक्लियस का मास कितना है, एक प्रोटॉन का मास और जो उसका मास नंबर है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे हैं, दोनों मिला के कितना है ये, और एक प्रोटॉन का मास वही है जो एक न्यूट्रॉन का मास है, ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा का डिफरेंस है, हम एज्यूम करते दोनों सेम है। और ये जो ए है सो इसको कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए एमपी से, तो हमें पूरा का पूरा मास निकल गया। अब वॉल्यूम
वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर की, राइट। अब जो है सो आर कितना होता है, ये जो न्यूक्लियस वगैरह है इसमें आर जो होता है R0 e⁻ 1/3, ये जो है सो ये मास नंबर है, उसका पावर 1/3 होता है। और R0 का वैल्यू जो है सो 1.1 फेम्टोमीटर होता है। फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻50 मीटर, ये फेम्टोमीटर। तो R0 का वैल्यू इतना है, वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले सबको लिख लें, 4 ये 3 तो ऊपर चला गया, पाई आर की जगह पर R0 पावर 3, राइट, और ए का पावर 1/3 है, फिर पावर 3 की तो चला गया, कितना आया 3 MP ये बाय 4 पाई R0 पावर 3 ए भी चला गया। देखिए ए से इंडिपेंडेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है यूरेनियम है या प्लूटोनियम है या कुछ और है। जब तक बड़ा न्यूक्लियस है ये अच्छा काम करेगा, छोटे न्यूक्लियस में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका वैल्यू है प्रोटॉन का कितना 1.67 टाइम्स 10⁻⁻24 kg, 24 ग्राम, kg में 27 पाई R0 का वैल्यू कितना आया 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -45 हो गया। ये 3 है, 1.67 है, ये 4 है, ये पाई है, ये कितना हो गया 1.21, 2 बार मल्टीप्लाई किए तो और 1.1 है। और मेनली जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 45 से 27, 27 8 18, 27 8 35 10 45 18। ये पाई है, हम ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे में क्या हुआ पाई स्क्वायर जो है वैल्यू बहुत हद तक 10 के करीब होता है, एक्चुअली जी के करीब जो है 9 पॉइंट समथिंग ऐसे होता है। तो यहाँ मुझे अप्रोक्सीमेशन करना है क्योंकि ऑर्डर से ही मतलब है, तो उसको हम नीचे 10 बोल दिया, ऊपर में 3 पाई टाइम्स 1.67 भाई 10 हो गया, और इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 11 में 11, 11 में 22, 23, 2, 11 2 13। 1.33 मतलब क्या है, मतलब 4/3, तो 3 पाई टाइम्स 10 टाइम्स 4 टाइम्स 4/3, और इधर भी जो मेन नंबर है वो 10⁻18 है। 3 या 9, 9 पाई बाय 16, ये 10 को उधर हटा दिया 10⁻17। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि ये नंबर जो है सो 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। तो देख लीजिए ये नंबर 1 और 10 के बीच में है या नहीं, 16, ये बिल्कुल 1 और 10 के बीच में, 9 27 हुआ, 16 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो 1 और 10 के बीच में है, उतना मेहनत करने का नहीं मेरे लिए, क्योंकि हमें जो चाहिए वो यहीं पर है, ये 70, 10 का वैल्यू यहाँ पर आ गया 70। तो ये था क्वेश्चन डेंसिटी से यूरेनियम का डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 in volt as a function of frequency nu for a sodium emitter is shown in the figure। ये फिगर है, इधर V0 है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि एक काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। ये जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होता है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वैल्यू है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का वैल्यू का बात कर रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम द डेटा प्लॉटेड इन द फिगर। इस डेटा से बताना है कि वर्क फंक्शन कितना है, एक प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू दे दिया है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हम जो है सो इंसिडेंट करते हैं एनर्जी, ये रहा कोई मेटल, यहाँ से इंसिडेंट की एनर्जी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाता है और उसका कोई काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इस प्लॉट को देखकर आपको क्या लगता है, देखिए ये न्यू है, हाँ, तो यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हम एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी से सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा अब उसके पास कोई स्पीड नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रॉन निकला है, उसको हम हाई कहते हैं। अब उसके बाद में यदि हम इसका
एनर्जी इंसिडेंट जो लाइट है उसका एनर्जी और बढ़ा देते हैं, तो इससे जो एक्सेस एनर्जी है, ये जो फाई है, जितना उसे चाहिए से निकालने के लिए, उसके बाद जो एनर्जी बच जाता है वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। तो ये फाई कब है? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखते हैं कब एक स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, यहां से स्टार्ट हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, इधर तो निकल ही नहीं रहा है। 2 से 4 टाइम्स को 10⁻14 हर्ट्ज का यदि लाइट इंसिडेंट करते हैं तो निकल ही नहीं रहा, यहाँ पर जस्ट निकलना शुरू हुआ है, मतलब यही जो एनर्जी है वही फाई है। या फाई क्या है? एनर्जी। और एनर्जी कैसे देते हैं? h न्यू से। तो वर्क फंक्शन यहाँ पर मिला मुझे 4 टाइम्स 10⁻14 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी है वही है इसको वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन में पता चल गया h न्यू, और h है 6.6 टाइम्स 63 लिखा है, 10 टाइम्स 10⁻34, और न्यू जो है सो यहाँ पर से मिला 4 टाइम्स 10⁻14, राइट। इतना जूल हो गया क्योंकि ये जूल में है, जूल सेकेंड और ये पर सेकेंड। अब इसको यदि हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करना होगा? हमें जस्ट 1.6 टाइम्स 10⁻16 से डिवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो हमें मिल गया ये रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लेते हैं कितना है। ये ऑलमोस्ट 4 है, 4.02 मान लीजिए। ये 4 है, ये 16 नहीं 19 है ना, तो 19 और ये कितना हो गया है? 20 10 30 33 हो गया, तो गलत है यहाँ पर, -1 बस, राइट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16.08 10⁻⁻1 to 1.608, तो समथिंग यहाँ पर जो है सो हमारा आ गया 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यही हमारा आंसर है। तो इसमें क्या करना था? इसमें प्लॉट को देख के मैं बताना था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब है वो एनर्जी जहाँ से इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलना शुरू हुआ, वो निकलना शुरू यहाँ से हुआ 4 टाइम्स 10⁻14 हर्ट्ज से। तो ये इसी के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो उसका वर्क फंक्शन है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो है। आप बोलोगे इधर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इधर निकल ही नहीं रहा, यहाँ पर जस्ट निकलना शुरू हुआ है, जीरो है, जस्ट थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ है। उसको देखिए स्ट्रेट लाइन। एनीवे, तो यहाँ से मैंने इसको जूल में निकाला पहले, और उसको 1.6 टाइम्स 10⁻19 जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे डिवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सो 1.6 टाइम्स 10⁻19 जूल होता है। तो यहाँ से हमें जूल को कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसे डिवाइड करना पड़ता है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। फिगर शोज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। ये डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पर डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज है विथ जेनर डायोड और ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। ये जो है जेनर डायोड का सिंबल है, ये डायोड है, इस तरह से देते हैं तो जेनर डायोड का सिंबल हो जाता है। और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ इसके एक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा तब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू होगा, और उसके बाद में चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओ ये जो 6 वोल्ट ही रहेगा और सारा करंट अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। ये करंट को एब्जॉर्ब करते चला जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज ये दोनों पॉइंट के बीच में जिसके अक्रॉस ये कनेक्टेड है उस 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने देगा। तो जब इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में ए और बी मान लेते हैं इसको, हमेशा 6 वोल्ट रहेगा, चाहे जितना बड़ा वोल्टेज लगा दो। वो बात अलग है कि बहुत बड़ा वोल्टेज लगाएंगे तो खराब हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जब तक खराब नहीं होता वो 6 वोल्ट ही यहाँ रहने देगा, बाकी जितना भी ज़्यादा करंट आ रहा है वो सब अपने आप में एब्जॉर्ब करते चला जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस जेनर डायोड का। और यहाँ पर अब क्या कहा गया है? इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वैरीज बिटवीन 10 वोल्ट एंड 16 वोल्ट।
वोल्टेज तो एक आना चाहिए था डीसी वोल्टेज, लेकिन अनरेगुलेटेड, रेगुलेटेड मतलब ये रेगुलेटेड वोल्टेज है टाइम के साथ, अनरेगुलेटेड मतलब ये कुछ ऐसे पूरा अच्छा नहीं बना, कुछ ऐसे, ये जो है सो ऊपर वाला है 16 वोल्टेज और नीचे वाला जो है सो 10 वोल्टेज, ये वेरी कर रहा है 10 वोल्टेज 16 वोल्टेज के बीच में। अब मुझे इसको रेगुलेट करना है, इस तरह से लाना है, तो क्या करते हैं जेनर डायोड लगा देते हैं, और जेनर डायोड लगा के यहाँ पर रेजिस्टेंस दो लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस है और एक सोर्स रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों की मदद से इसको हम रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो देखिए हमेशा 6 वोल्ट रहेगा, ये 6 वोल्ट हमेशा 6 वोल्ट रहेगा। यदि 6 वोल्ट से कम पड़ा इसको, यदि कम मिलेगा तो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अनरेगुलेटेड है वो है 10 वोल्टेज टू 16 वोल्ट, ये वाला 10 टू 16, 10 वोल्ट मिनिमम है, तो ठीक है काम करना शुरू कर दिया। हाँ, तो ये अब 10 यहाँ पर देगा या 16 देगा या क्या देगा वो देखना होगा। ये 6 देगा ना, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज 6 है। यदि आपको 12 चाहिए तो आपको उस जेनर डायोड को लगाना पड़ेगा जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज 12 है। तो इस केस में हमेशा हमें 6 वोल्ट मिलेगा क्योंकि इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज 6 है। ओके, देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू द जेनर डायोड, इधर से होकर कितना मैक्सिमम करंट जाएगा वो क्वेश्चन है, पूछ रहा है। आई जेड, ये जो जेनर डायोड जो करंट जा रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब यहाँ पर ये वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा तो मिनिमम करंट मिलेगा ना। तो मैक्सिमम करंट है उसी को निकालें हम, सब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाल के टाइम को बर्बाद करें, हमसे केवल मैक्सिमम पूछा गया। तो यहाँ से हम 16 वोल्ट दिए, ठीक है 16 वोल्ट दिए यहाँ पर, और ये कुछ जो है सो यहाँ पर जो वोल्टेज है तो 6 रहना ही है। तो इधर जो है यहाँ भी ये VAB तो 6 है, कितना करंट फ्लो किया था देख लीजिए, ये वोल्ट इस थ्रू में हम जा रहे हैं इस पाथ से, तो सर्किट के इस पाथ में जो है सो वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट यहाँ पर लोड करंट है और रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है। IL कितना है हमें नहीं पता, लोड रेजिस्टेंस हमें पता है 4 किलो ओम, और ये VAB जो है सो हमें पता है कि 6 है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स है इस जो इसमें अभी लगाया गया है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 है, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 ही रहेगा। तो यहाँ से IL हमें आ गया 1.5 मिली एम्पियर, ये तो 10⁻13 गया 3 गया जिसको मिली बोलते हैं। एनीवे, तो यहाँ से ये कितना करंट मिल गया। अब हम यदि इसको देखें, इसका कुछ नाम दे देते हैं, AB D दे देते हैं, DB DA, तो D to A में देखते हैं DA सर्किट पाथ जो है DA पाथ, यहाँ पर हम जो है AB दे देते हैं ना, AB पाथ थ्रू RL। यहाँ पर कितना वोल्टेज है, ये 6 इसके बीच में है, D to B कितना हो गया, ये D to B 16 वोल्ट है, हम मैक्सिमम वाला कंसीडर कर रहे हैं। अब VDB को लिख सकते हैं VDA प्लस VAB 16, VDA D से A तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, वो है IS RS, और VAB यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ 16, तो IS RS यहाँ पर जो ड्रॉप है वो 10 होगा ना, 6 इधर ड्रॉप हो गया, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर जो ड्रॉप है वो जस्ट 10 है और ये 10 हो गया। और IS हमें नहीं पता, RS हमें पता है 2 किलो ओम, तो IS हमें यहाँ से पता चल गया कितना हुआ, ये 5 मिली एम्पियर। सोर्स से 5 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 5 मिली एम्पियर, और इधर जा रहा है कितना 1.5 मिली एम्पियर, इधर कितना जाएगा जो बच गया सो इतना मिली एम्पियर, क्योंकि 3.5 मिली एम्पियर है, यही आंसर है। तो IZ मैक्स हो गया, इस सर्किट से गया, तो जो बचा हुआ अपने में ले लेगा। शिव है, भगवान शिव, जितना जहर आएगा सब हम पी जाएंगे, तुम्हें जितना जरूरत है उतना ही ले लो, बाकी सब मेरे लिए छोड़ दो।
कोई वोल्टेज चेंज नहीं होने दूंगा। जाओ, जितना भी आ रहा करंट सब हम ले लेंगे। तुम्हें 6 वोल्ट के लिए कितना करंट चाहिए? 1.5 एम्पियर। ठीक है, 1.5 एम्पियर ले लो। लोड रेजिस्टेंस चेंज कर दूँ, मान लो इसको 4 की जगह पर 8 कर दूँ। अब इसको 3 एम्पियर चाहिए, ठीक है, तुम 3 एम्पियर ले लो, हम आधा एम्पियर ले लेते हैं, ताकि वोल्टेज उतना ही उतना बना रहे, मिली एम्पियर। तो ये हो गया 3.5 मिली एम्पियर आंसर आपका। मिली एम्पियर ये मैक्सिमम है, मिनिमम कुछ और होगा, लेकिन मैक्सिमम इसने पूछा है तो मिनिमम क्यों टाइम बर्बाद करें। आप घर में बैठ के निकाल सकते हो। मिनिमम के लिए 10 वोल्टेज देना, 6 तो इधर चला गया, ये 4 वोल्टेज होगा, मतलब 2 मिली एम्पियर। 4 वोल्टेज है, नहीं 4 है तो 2 मिली एम्पियर यहाँ से आएगा, और इसको कितना चाहिए? 1.5 मिली एम्पियर, तो आधा मिली एम्पियर ले लेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन तो था जेना डायरेक्ट से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सर्किट्स ऑन बिलो, ये सर्किट है, 2 डायोड है, वोल्ट बैटरी है, 3 रेजिस्टेंस है। सो ऑन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड्स, आइडियल डायोड है, ईच विथ ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मतलब है जब वो फॉरवर्ड बायस रहेगा तब कुछ रेजिस्टेंस देगा जो है 50 ओम, और यदि रिवर्स बायस रहा तो कोई रेजिस्टेंस, तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस जो है D1 हो या D2, ये आइडियल का मतलब है रिवर्स में इन्फिनिटी है, आइडियल नहीं होगा तो रिवर्स में भी कुछ देगा। यानी 6 वोल्ट का बैटरी है, द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1/n, n का वैल्यू बताना है, जस्ट आपको करंट निकालना है। ध्यान से देखें, तो ये जो है सो पी टाइप मटेरियल है, ये आपका डायोड है, ये लंबा लाइन जो है वो पी टाइप मटेरियल होता है, ये एन टाइप मटेरियल होता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। ये पी टाइप पॉजिटिव से और ये एन टाइप निगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायस्ड। इसको देखें जरा, इसका पी टाइप जो है निगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायस, कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। हटाइए इसको, हमने इसको हटा दिया क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसमें 50 ओम आ गया ना, उसने कहा था 50 ओम जो है सो जब फॉरवर्ड बायस रहता है तो ये 150 ओम, ये है 100 ओम, इसमें करंट बताना था 6 वोल्ट। वो दीजिए, जस्ट हम सोचेंगे 3 रेजिस्टेंस है, करंट कितना हुआ? वोल्टेज 6, रेजिस्टेंस ये 50, ये 150, ये 100, सब मिला के 250, 300, मतलब 1/50। इसको कंपेयर कीजिए, जो दिया है वहां पर कंपेयर करने के लिए 1/n से, n कितना आ गया? 50। ये एम्पियर में है, सो वहां देख लीजिएगा एम्पियर में है या कुछ और कर दिया उसने इन एम्पियर। तो यदि उसने मिली एम्पियर कर देगा तो फिर आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मिली एम्पियर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n का वैल्यू हमें 50 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर